वर्तमान में बीजेपी दिल्ली में भी है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो क्या इसका फायदा आप लोगों को नजर आ रहा है? तो सरकार जो अब दिल्ली में आई है 27 साल बाद वनवास काट के, उनकी कुछ इच्छा भी नजर आ रही है, कुछ करना चाहते हैं। हम प्रदूषण रहित दिल्ली करने में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। 90 लाख जो ट्रकर्स हैं आपके साथ इसमें जुड़े हुए हैं, इनकी जो समस्याएं हैं वो मुखरता से सामने नहीं आ पाती। तो एक प्रकार से हम देश की बैकबोन हैं और इकोनॉमी चलाते हैं। हमारा पहिया चलता है तो देश का पहिया चलता है। जब आप यूरो 4 और यूरो 6 गाड़ी में एडब्ल्यू डाल रहे हैं, आपने गाड़ियां प्रदूषण रहित कर दी, तो उस गाड़ी से नजायज लेना, ये पैसा टैक्स लेना हमारे साथ बहुत बड़ी लूट है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। गाड़ी मद्रास खड़ी है, चलान शिलोंग से आ रहा है। गाड़ी शिलोंग खड़ी है, चलान कलकत्ता से आ रहा है। गाड़ी कलकत्ता गई ही नहीं, चलान आ रहा है, गाड़ी दिल्ली खड़ी है। ड्राइवर जो भी ट्रक लेकर निकलते हैं सड़क पर, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए? हमारा ट्रक कोरोना में भी 24/7 सड़कों पे था और आवाजाही में कहीं कमी नहीं आने दी। तो कोशिश करी थी कि इस सेगमेंट को भी प्रधानमंत्री द्वारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिले। जब हम ड्राइवर्स का ये वाला स्टेटस थोड़ा अपलिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, तो हमारा मानना है और हमारी सोच है कि ड्राइवर का बेटा जरूर ड्राइवर बनेगा। ये जो ड्राइवरों की कमी है, ये सब दूर होंगी। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हरीश सभरवाल जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत इसी चीज से करेंगे कि ये जो संगठन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट, ये संगठन क्या है, इसमें किस प्रकार से काम हो रहा है और इसके सदस्य कौन कौन से लोग हैं? बड़े हर्ष की बात है आज आपने इस संगठन के बारे में और इसकी समस्याओं के बारे में चर्चा का विषय रखा। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है, ये सन 1936 की एक एपेक्स बॉडी है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े, चाहे वो गुड्स लॉजिस्टिक के लोग हों, चाहे पैसेंजर लॉजिस्टिक से, इसमें तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन 90 लाख ट्रक ऑनर्स इसके मेंबर हैं, जो 90 लाख ट्रक ऑन करते हैं। 17 लाख बसेस और 3400 तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी एसोसिएशंस हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और एफिलेटेड हैं। इसका प्रथम कार्य यही होता है कि ट्रांसपोर्टर के हितों की रक्षा करना। जहाँ समस्या है, जिस भी प्रांत में, जिस कोने में भी कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ से हमारे ऑपरेटर भाइयों के साथ कोई नाजायज़ या नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि हमें अपनी लड़ाई 3 तरह से लड़नी होती है। हमें संगठन को मजबूत करके राज्य सरकार, जहाँ पर जिस राज्य में लोग बैठे हैं, केंद्र सरकार जो हमारा नोडल मिनिस्ट्री है मोर्थ, और उसके अलावा कोर्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स ट्रांसपोर्ट को लेके इस क्षेत्र के लिए काफ़ी आने लग गई हैं। तो हम तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के टच में रहते हैं, अपने ऑपरेटर्स के टच में रहते हैं, मेंबर्स के टच में रहते हैं, और पूरा एक ईमानदार प्रयास और प्रयत्न रहता है, चाहे कोई भी इसका प्रेसिडेंट आए। ये प्रेसिडेंट की टर्म जो है, ये हर 2 साल बाद या 2.5 साल बाद जोन वाइज चलती है। जैसे अभी नॉर्थ इंडिया से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगला चांस ईस्ट का है, उसके बाद साउथ का है, फिर वेस्ट का है। तो ये ऐसे रोटेशन में चलता है, और जहाँ से प्रेसिडेंट होता है वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता। बाकी तीनों प्रांतों से, तीनों जोन से फिर वाइस प्रेसिडेंट्स रहते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 208 लोगों की एक तकरीबन एमसी बॉडी बनती है, इलेक्टेड लोगों की, जो पूरे देश, पूरे प्रांतों को हर जगह राज्य सरकार लेवल पे, केंद्र सरकार लेवल पे समझते हैं, समस्याओं से जूझते हैं, ऑपरेटर के हित के लिए कार्य करते हैं। तो आपने जैसे बताया कि अभी तकरीबन 90 लाख जो ट्रकर्स हैं आपके साथ इसमें जुड़े हुए हैं, इनकी जो समस्याएं हैं वो मुखरता से सामने नहीं आ पाती हैं। तो वो जो समस्याएं हैं वो मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए सर, समस्याएं तो, हमारा ट्रेड ऐसा है ट्रांसपोर्ट का कि आप ये समझ के चलिए कि हर समय जो हमारा रोजगार है, रोटी रोजी कमाने का साधन है, हमारा पैसा हर समय सड़क पर है। ट्रक चलता है या बस चलती है, तो हम लोग अगर 2 करोड़ के तकरीबन हम व्हीकल्स, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो 2 करोड़ गिनती में होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उन हर वाहन के साथ, एक वाहन के साथ 4 या 5 परिवार जुड़े हुए हैं, तो हम एक प्रकार से बैकबोन है इकोनॉमी की, और सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर है। मैं ये बात बड़े गर्व के साथ हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट में अगर 2 करोड़ व्हीकल है और 5 लोग भी एक व्यवसाय में, उसमें ड्राइवर भी आता है, हेल्पर भी आता है, मैकेनिक भी आता है, ओईएम भी आता है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी भी आती है, सरकार भी आती है, को ड्राइवर भी आता है, बॉडी बनाने वाला आता है, ये सब लोग आते हैं, टायर वाले आते हैं। इनके साथ आगे से 5-5 का अगर परिवार जोड़ें तो तकरीबन हमने कैलकुलेशन करी है कि 60 से 64 करोड़ लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार चलता है, जिनका परिवार चलता है। तो एक प्रकार से हम देश की बैकबोन हैं और इकोनॉमी चलाते हैं। हमारा पहिया चलता है तो देश का पहिया चलता है। लेकिन समस्याएं हैं, क्योंकि रोड पे रहना है, और रोड पे बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं। जैसे अब देखिए, मैं एक समस्या जो पहली बताऊं, जो हमने प्राथमिकता दी है अपने पहले क्वार्टर में, कि हमने पहले 3 महीने में क्या क्या काम करने हैं या जो विषय बनाए हैं।
हमारे पे एक एनजीटी टैक्स लगाया गया। ये लगाया गया था प्रदूषण रहित करने के लिए दिल्ली को या एनसीआर को। हमारे को उसमें रोका गया कि आप डीजल वाली गाड़ियां जो यूरो 3 नॉर्म्स तक हैं वो प्रवेश करेंगी तो 2600 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, पर एंट्री देंगे। दिन में 2 बार आएंगे तो 5200 देंगे, ऐसा कुछ इन्होंने नियम बनाया। तो हमारे लोगों ने महंगी गाड़ियां ली, यूरो 4 पे शिफ्ट हुए, यूरो 6 पे शिफ्ट हुए, एड ब्लू वाली गाड़ियां आई। हर गाड़ी में 8 से 10 लाख रुपया ज़्यादा खर्चा हुआ, लेकिन एनजीटी का टैक्स बंद नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जब आप यूरो 4 और यूरो 6 गाड़ी में एड ब्लू डाल रहे हैं, आपने गाड़ियां प्रदूषण रहित कर दी। टाटा, लेलैंड, आयशर जैसे ओईएम्स ने ये कह के गाड़ी बेची हमारे को कि हमारी गाड़ी प्रदूषण रहित है, तो उस गाड़ी से नजायज़ लेना, ये पैसा टैक्स लेना हमारे साथ बहुत बड़ी लूट है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो एक प्राथमिकता तो हम ये दे रहे हैं कि हम पहले अपने 3 महीने में, जो प्रथम मेरा कार्यकाल का क्वार्टर है अप्रैल से जून, उसमें मैंने इस मुद्दे को अपनी मीटिंग करके, अपने लोगों से बातचीत करके, चाहे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लड़ना पड़े, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, हम इस मुद्दे का हल करेंगे। दूसरी समस्या हमारे लिए ई चलान है, और उसमें इतनी गलतियां कर रही है सरकार, इतनी मिस्टेक्स हैं। गाड़ी मद्रास खड़ी है, चलान शिलोंग से आ रहा है। गाड़ी शिलोंग खड़ी है, चलान कलकत्ता से आ रहा है। गाड़ी कलकत्ता गई ही नहीं, चलान आ रहा है। गाड़ी दिल्ली खड़ी है। तो वो सब एक मन घड़त स्टोरी और बुला के वहाँ से पैसे की लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं हो रहा, और सरकार को भी उसमें कुछ ऐसी प्राप्ति नहीं हो रही। वो करप्शन के लेवल से ही सॉल्यूशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक समस्या हमारी वो भी है जिसको हम लेके चल रहे हैं। अभी ताज़ा तीसरा ऑर्डर निकला हमारा VLTD और GPS को लेके। सर, एक पैनिक बटन लगा दिया, 5 रुपए का प्लास्टिक का बटन है। सरकार अपना काम नहीं देखे, पहले सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। पैनिक बटन लगाया गया निर्भया केस को माइंड में रख के, कीपिंग दैट इन माइंड कि भाई कोई पैसेंजर या कोई सवारी या कोई बच्चा स्कूल का पैनिक हो जाता है तो एक बटन दबाएगा, बजर बजेगा और कंट्रोल रूम से हेल्प आएगी। वेयर आर द कंट्रोल रूम्स? कहीं कोई कंट्रोल रूम नहीं बना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो बजर आप दबाओ, आपकी बस में ही बज जाएगा, ट्रक में ही बज जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई टीम नहीं आ रही, कहीं से मदद नहीं आ रही। दूसरा, हम बहुत ही हैरान हुए कि चलो पैसेंजर्स में आपने लेडीज़ की सुरक्षा सहायता के लिए बनाया, स्कूली बच्चों के लिए बनाया, समझ में आता है। ट्रक में तो माल है ना सर, ट्रक में तो गुड्स हैं। गुड्स को क्या परेशानी होगी? गुड्स में किसने उठ के बटन दबाना है? उसका तो औचित्य ही समझ में नहीं आया कि ट्रक्स में क्यों लगा रहे हो। ड्राइवर हेल्पर के अलावा कोई होता नहीं, उन्होंने एक दूसरे से कोई परेशानी करनी नहीं। वो तो जोड़ी होती है उनकी, जैसे हस्बैंड वाइफ की। उन्होंने तो हर टाइम इकट्ठे रहना, इकट्ठे खाना, इकट्ठे सोना, इकट्ठे नहाना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसका कोई लॉजिक हमारी समझ में नहीं आया कि ट्रक्स में पैनिक बटन का रोल क्या है। प्लस आपका अपना सरकार का या राज्य सरकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, तो हम पे ये 15,000 का जुर्माना क्यों ठोका जा रहा है? इस तरीके से जो सरकार के नियम है, उनकी गार्ब में, उनके आड़ में जो लोग हमारे साथ लूट खसोट कर रहे हैं, हम एक्चुअली उनसे बहुत परेशान हैं। चौथा, जब हमने शपथ ली तो हमने डाइवर्स डे मनाया, सरकार की मंशा से बनाया, सरकार की सपोर्ट से बनाया। हम डाइवर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। डाइवर भाइयों का जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो वर्किंग पे स्केल है, उसको थोड़ा अपलिफ्ट करना है। क्योंकि आज माफ़ करना, ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर नहीं बनता, वो चाहता नहीं ड्राइवर बनना। और हमारे पास एडमिटेड आंकड़े हैं लोकसभा में, माननीय गडकरी जी ने बोला, गडकरी साहब ने भी बोला कि ये 35 लाख के करीब ड्राइवर अभी शॉर्ट है। अब गाड़ियां बेच रहे हैं, बसें बेच रहे हैं, ट्रक बेच रहे हैं, ट्रॉले बेच रहे हैं, टेम्पो बेच रहे हैं, मैक्सी कैब्स बेच रहे हैं, हर तरह का कमर्शियल व्हीकल बेच रहे हैं। उसका ड्राइवर कहाँ से आ रहा है? उसके ड्राइवर कौन बना रहा है? ना तो किसी ITI में कोर्स है सरकार की तरफ से किसी भी राज्य में, ना कोई स्कूल में कोर्स है, ना आफ्टर स्कूलिंग कोई कोर्स है। आपने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल एक आईवाश के लिए खोल रखे हैं, जहाँ पर उस ड्राइवर को ट्रेन करते हो जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। हमारी समस्या ऑलरेडी लाइसेंस वाला नहीं है, हमारी समस्या है कि लाइसेंस दिया कैसे जाए। हमारा अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का ड्राइविंग स्कूल है, तो उसको हम डेवलप कर रहे हैं। यूपी सरकार में बात कर रहे हैं, मंत्री जी से मिल रहे हैं कि अब हमें थोड़ा सा इसमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम ड्राइवर्स प्रोडक्शन निकालें, और देश के हर कोने में कोशिश होगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य हैं, बहुत मजबूत संगठन है, हर जगह जड़ पर हमारी पकड़ है कि हम देश के हर कोने में ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाएं, और इन समस्याओं से हम शुरू के 3 महीने में अपना काम शुरू करें और निजात पाने की कोशिश करें। वर्तमान में बीजेपी दिल्ली में भी है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो क्या इसका फायदा आप लोगों को नजर आ रहा है? ये जो आपस में दिल्ली सरकार का और राज्य केंद्र सरकार का कोऑर्डिनेशन नहीं था, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते थे, मिलकर कोई काम नहीं कर पाते थे, उसमें हमारी सेगमेंट तो बहुत पिछी है। नहीं तो शायद अब तक हमारी एक डिमांड चल रही है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाओ, हमारे को स्पेशल सेगमेंट का दर्जा दो। हम इतने हाईएस्ट टैक्स पेयर आते हैं, एक्साइज के बाद सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर हम आते हैं, तो हमारी एक स्पेशल सेगमेंट का दर्जा दो, हमें टोल टैक्स पे एक स्पेशल लेन दो, हमारे एसेंशियल गुड्स वाली गाड़ियों को सीमलेस
ट्रेवल दो, वो एसेंशियल गुड्स लाती हैं, आपके बच्चों का खाना, सामान, फ्रूट, तंगी तेल से लेके खाद्य पदार्थ, दालें, आटा, गेहूँ, सब कुछ हम लोग कैरी करते हैं। और माफ़ करना, हमारे ड्राइवर जो वॉरियर हैं, उन्होंने कोरोना में भी आराम नहीं किया। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इनाम राशि और कुछ ऐसे दिया था, तो हमने भी मेल लिखी थी कि हमारे ड्राइवर भी घर पे नहीं बैठे। हमारा ट्रक कोरोना में भी 24/7 सड़कों पे था और आवाजाही में कहीं कमी नहीं आने दी। तो कोशिश करी थी कि इस सेगमेंट को भी प्रधानमंत्री द्वारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिले, पर चलो हमें जवाब मिला था होम मिनिस्ट्री से कि आगे ध्यान रखा जाएगा, अभी तो सिलेक्शन हो चुका था। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार, डबल इंजन सरकार बोलते हैं, हमें नज़र भी आता है। और ये सरकार जो अब दिल्ली में आई है 27 साल बाद वनवास काट के, उनकी कुछ इच्छा भी नज़र आ रही है, कुछ करना चाहते हैं। हम प्रदूषण रहित दिल्ली करने में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं, बशर्ते वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को या बिजनेस को प्रमोट ना करके अपना ध्यान केवल केंद्रित रखें प्रदूषण रहित दिल्ली के लिए। हमारे लिए रोजगार है, हमारा शौक नहीं है। वो चाहें कि आप सीएनजी से गाड़ी चलाओ, हम सीएनजी से चलाएंगे। वो बोले हाइड्रोजन से चलाओ, हम हाइड्रोजन से चलाएंगे। वो जो भी हमें फ्यूल, हमारे लिए वो फ्यूल है। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम डीजल पे ही चलना चाहते हैं। वो इलेक्ट्रिक ला रहे हैं, अभी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। उसका कॉस्ट इफेक्ट को देख लें कि हमारा 40 से 50 लाख का ट्रक उस टाइम 1.5 से 2 करोड़ पे जाता है। हमें कैसे लोन लेना है, कैसे हमारे खर्चे बढ़ेंगे, कैसे पब्लिक पे किराए का भाड़े का भार बढ़ेगा, उन सब चीज़ों को नियंत्रण करना है। तो सरकार को भी कोई ना कोई पहल करनी पड़ेगी। सरकार को अगर प्रदूषण रहित दिल्ली बनानी है, जो वो संकल्प लेके आए हैं, तो उनको एक योगदान देना पड़ेगा। दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड कोऑपरेट विद द ऑपरेटर, दे शुड सिट विद अस, बैठ के इसको सॉल्यूशन लेंगे। और हम समझते हैं कि इतने बुद्धिजीवी उन्होंने मंत्री बनाए हैं, हमारी बातचीत उनसे शुरू हुई है कि हम आने वाले 5 सालों में उम्मीद करें कि हम किसी न किसी अच्छे निर्णय पे और अपने सेगमेंट को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करके उनके साथ चलेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हुआ है, खासकर हाईवेज हैं, जो रोड्स हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से, जिस पैमाने पे ये बिल्ड हुआ है, इसका नवीनीकरण हुआ है, इससे कितना फ़ायदा मिला है आप लोगों को? और इसके अलावा इसमें टोल इम्प्लीमेंट भी किया गया, तो इसमें जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, मैं वो जानना चाहूँगा आपसे। सर, टोल देना या रोड टैक्स देना, हमें कहीं कोई इतराज़, आपत्ति नहीं है। हमारे लिए सड़कें बन रही हैं, हमारे टायरों की लाइफ बढ़ रही है, हमारी गाड़ी के डीजल के ईंधन की एवरेज बढ़ रही है। हम उसमें से ही कुछ पैसा या थोड़ा और जोड़ के टोल दें, हमारी गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ रही है। केवल हम ये चाहते हैं कि टोल की जो एक प्रणाली इन्होंने बनाई, तो उस समय ये तय किया गया, नियम बनाए गए कि जब पीपीटी मॉडल में टोल बनेंगे, जब इनका पूरा वैल्यूएशन पूरा हो जाएगा, जिसने टोल बनाने में पैसा बिल्टअप किया, पैसा लगाया, उसका जब पैसा पूरा हो जाएगा, भाई 10 साल चले, 12 साल टोल चले, आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वो केवल उसकी मेंटेनेंस का चार्जेस लेंगे। वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी बुक ऑफ लॉ में कि वो 40% से ऊपर नहीं होगा। तो ये अपील हम बार बार कर रहे हैं कि आप जो टोल रोड का वैल्यू पूरा हो चुका है, जो टोल रोड अपना पूरा पैसा वो बिल्डर निकाल चुका है, जिसने वो बनाया, बिल्टअप किया, एग्रीमेंट किया सरकार से, उसका पैसा निकल चुका है, उनको आप 40% पे लाइए। उसमें अब आप अपनी पब्लिक को राहत दीजिए। उसमें हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले और कई वर्ष चले। आपने पहले बोला कि टोल नहीं होगा, डीजल पे सेस होगा, हमने वो मान लिया। हमारे पे डीजल पे भी सेस लग गया और टोल भी लग गया, फिर दोनों चीजें आ गई तो रोड टैक्स भी आ गया। तो कितने टैक्स, कैसे कैसे टैक्स? अब हर प्रणाली को बाहर के देशों में जाके उनको फॉलो करते हो। तो ये भी 1 नेशन 1 टैक्स का नारा हमारे प्रधानमंत्री का है। इसमें 1 नेशन 1 टैक्स करें और डीजल को भी हम तो चाहेंगे ये इसके दायरे में लाएं, जीएसटी के, ताकि हमारा डीजल का वैल्यू कम हो। प्लस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि रैशनलाइजेशन हो, पूरे देश में डीजल का रेट एक हो, नहीं तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट डिस्टर्ब हो जाती है। हम असम जाते हैं किसी रेट पे डीजल लेते हैं, बॉम्बे जाते हैं किसी रेट पे लेते हैं, कैलकाटा किसी रेट पे, वो हमारी इकोनॉमिक्स हिल जाती है पूरी। हमारा वो कैलकुलेशन जो एक स्टडी बनना चाहिए वो बन नहीं पाता उसमें। तो सरकार से कहीं गुजारिश है, ये भी हमारी डिमांड चल रही है बड़े टाइम से, कि अगर जीएसटी के दायरे में नहीं लाते तो कम से कम रैशनलाइज कर दीजिए पूरे देश में। जब आप 1 नेशन 1 टैक्स बोलते हो तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जो ड्राइवर जो भी ट्रक लेकर निकलते हैं सड़क पर, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत बातचीत होती है। तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए, या मौजूदा जो रूल्स रेगुलेशन हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँगा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की, हम इसमें प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं। उन्होंने भी ड्राइवर्स के विषय में सोचा है। हम गृह मंत्रालय और अपनी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी हैं, ये सारा दिन इनकी लाइफ सड़क पर है।
खाने पीने की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, कहीं आराम करने के लिए आराम गृह नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी है एक ड्राइवर तबके को दिमाग में रखते हुए, दिल में रखते हुए, हम तो ये कहेंगे, हम उसमें अपील कर रहे हैं कि ड्राइवर्स के लिए सोचिए। और ये जो 10,000 रेस्ट हाउसेस बनने हैं, आप इसमें इस कार्य को कोशिश कीजिए, 2025 का एजेंडा में लीजिए और शीघ्र से शीघ्र खत्म कीजिए, ताकि ड्राइवर रेस्ट भी कर सकें, शौचालय इस्तेमाल कर सकें, साफ सुथरे कपड़े पहन सकें, वर्दियां पहन सकें और थोड़ा रेस्ट करके खाना खा के आराम से गाड़ियां चलाएं। तो इसमें एक्सीडेंट भी रिड्यूस होंगे, जो गडकरी जी की एक मंशा है। और हम साथ के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इनका इंश्योरेंस का प्लान, चाहे हमें मालिकों को ही इसके कुछ पैसे भर के लेना पड़े, इनकी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, उनको कोई देखने वाला नहीं, घर में कोई बीमार हो जाए तो ड्राइवर कभी कलकत्ता बैठा है, कभी चेन्नई बैठा है, तो वो इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकता, तो एक फैमिली कवर मिल जाता है उससे। उसका कुछ पैसा चाहे मालिकों को भरना पड़े, हम तैयार हैं। तीसरा, हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं इस PM हाउस से कि जो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली है उसमें इनको कवर कीजिए। इन सब के लिए घर होना जरूरी है, इनके बच्चों की शिक्षा का ध्यान देना है। तो हमारे देश में जब हम ड्राइवर्स का ये वाला स्टेटस थोड़ा अपलिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, तो हमारा मानना है और हमारी सोच है कि ड्राइवर का बेटा जरूर ड्राइवर बनेगा। ये जो ड्राइवरों की कमी है ये सब दूर होंगी और उसके लिए हम सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार करेंगे। डीजल को लेकर जो बातचीत चल रही है, खासकर डीजल वाली गाड़ियों को लेकर, कि आने वाले समय में ये खत्म होने वाला है और जो नितिन गडकरी हैं इनका जो फ्यूचर प्लान है गाड़ियों को लेकर, वो इथेनॉल एनर्जी है, CNG है, अलग अलग डिफरेंट मोड्स ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। इससे आप लोगों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं या फिर इसका कुछ नुकसान भी आप लोगों को इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर झेलना पड़ सकता है? देखिए सर, हमारे लिए तो दोनों चीज़ें हैं, चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। चैलेंजेस ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसके कॉस्ट पर नियंत्रण करना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम उस स्थिति में ही नहीं है कि हम अपने भाड़े 3 गुना 4 गुना बढ़ा पाएँ, और ना वो हिंदुस्तान में कहीं पॉसिबल है, ना लोग उसका वजन उठा पाएंगे। सरकार भी हमारे पे कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा देगी। तो वो ये जरूर अपने मन में रखें कि 40 से 50 लाख का ट्रक सीधा 1.5 से 2 करोड़ में जाता है। तो हमने काफ़ी सुझाव दिए हैं सरकार को कि स्वाइप इन बैटरी वाला, आप हमें जैसे फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, आपने CNG स्टेशन बनाए, CNG देते हैं, डीजल पेट्रोल स्टेशन बनाए, पेट्रोल पंप्स बनाए, वहाँ से डीजल पेट्रोल देते हैं, आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, आप हाइड्रोजन दे रहे हैं, ऐसे ही आप स्वाइप इन बैटरीज का भी बनाइए सिस्टम। हमारी जो मेन कॉस्ट है उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो बैटरी है। कहीं ना कहीं वो कंपोनेंट इतना महंगा है 40 से 60 लाख के बीच में, कि अगर वो बीच में से निकल जाता है और स्वाइप इन की तरह हमें फ्यूल मिलता है तो वो कॉस्ट हमारी अपने आप ही नीचे आ जाती है। सरकार की भागीदारी होना, क्लियर शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है अगर इस सिस्टम को सार्थक रूप देना है। तो शुरू की कम से कम कुछ लाख गाड़ियों में ये सब्सिडी लाएं। जब एक बार यूज्ड हो जाएंगे लोग और अपना बिजनेस उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेंगे, और बड़े बड़े मल्टीनेशनल हाउसेस भी इस लाइन में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार को ये समझना होगा कि बड़े बड़े मल्टी बिजनेस हाउसेस आ रहे हैं, बट हमारे छोटे ऑपरेटर पे इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश जी।